नमस्कार साथियों। आज यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है बाल विकास। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको हम पीवाईक्यू के रूप में देखेंगे, एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। और तो उसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको भी देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसमें जो है बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन दिया है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें जो है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर हैं। कौन है? स्किनर है। और दूसरा नंबर है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है उसका सर्वाधिक विकास किसमें होता है? तो वो किशोरावस्था में होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो आपराधिक प्रवृत्ति होता है, ये आपराधिक आपराधिक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कोई अपराध किया जाए और उससे बार बार किया जाए, वो अपराध को कम ना किया जाए। तो ये किशोरावस्था में ही होता है। किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था जो काल होता है वो 12 से 18 वर्ष होता है। शैशवावस्था जो होता है 0 से 6 वर्ष होता है। और बाल्यावस्था जो होता है 6 से जो होता है 6 से जो होता है वो 12 वर्ष होता है। तो इसमें जो किशोरावस्था होता है वो 12 से 18 वर्ष होता है। इस काल में जो है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। इसमें कोई भी बच्चा जो है अपराध करेगा उसको बार बार करेगा, वो माना करने पर भी नहीं मानेगा। तो ये इस अवस्था में वो सब जो भी काम करना होता है अपने मन का ही करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई होती है? बौद्धिक विकास में होती है। जब संज्ञानात्मक क्षमता रहेगा ही नहीं, उसमें कमी रहेगी, तो आपका जरूर से ही बौद्धिक विकास कम रहेगा, उसमें बुद्धि भी नहीं रहेगी, बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा आंसर सही रहेगा बौद्धिक विकास रहेगा। चौथा नंबर क्या है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था डम्बिल का। ऑप्शन नंबर सा है, जो कि डम्बिल ने ये कथन को परिभाषित किए थे। पांचवा नंबर क्या है कि व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि जो है व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत से ही व्यक्तित्व मापन किया जा सकता है। भाटिया बैटरी प्रशिक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी प्रशिक्षण जो संबंधित है वो किससे है? व्यक्तित्व से है। और सातवां नंबर क्या है? सातवां नंबर में बताया गया शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये चिंतन के रूप में होगा। किस रूप में होगा? चिंतन के रूप में होगा। आठवां नंबर क्या है कि बुद्धि का तरल मोजेक मापक किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? कैटल ने दिया है। बुद्धि का तरल मोजेक मापक कैटल ने दिया है। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये 16 पीएफ जो है वो व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये कौन सा है? पारस्परिक शिक्षण है। क्या है? पारस्परिक शिक्षण। 11वां क्वेश्चन क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डोवी के अनुसार समुचित है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 7 सही रहेगा। सामने बताया गया है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक। 12 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखता। जो मानसिक विकार के लक्षण होते हैं वो किस में नहीं दिखता है? वो संबंध में नहीं दिखता है और सब में दिखता है। भागनाशा में दिखता है, तनाव में दिखता है, चिंता में दिखता है, लेकिन संबंध में मानसिक विकार के लक्षण नहीं दिखते हैं। 13 नंबर क्या है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले, जो शरीर से गति करके बुद्धि रखते हैं, वो बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो वो एक शल्य चिकित्सक हो सकता है। शल्य चिकित्सा। ठीक।
14 नंबर क्या है कि श्रवण जो है, श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई होती है उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्या है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मक किससे संबंधित है? आपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। 16 नंबर क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो ये जो 2005 में पाठ्यचर्या आया था, राष्ट्रीय रूपरेखा, उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ था? 3 भाषा का उल्लेख हुआ था। 17 नंबर क्या है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो ये सभी है, जैसे विद्यालय से भी बच्चे और वयस्क सीखेंगे सामाजिकरण प्रक्रिया, मतलब समाज को कैसे देखना है, कैसे समाज में रहना है, परिवार से, साथियों से, ये सारी प्रक्रिया है जो कि समाज को दर्शाता है। 18 नंबर क्या है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिए हैं उसके जन्मदाता कौन है? टर्माइन है। जड़ बुद्धि वाले बालक की, जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 71 से कम होती है। जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि 71 से कम होती है। 20 नंबर क्या है? यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसमें जो है 125 होगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे, बुद्धि लब्धि का सूत्र भी बताएंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक, उसके बाद है 21 नंबर क्या है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे। और ये जो 20 नंबर का है इसमें जो सूत्र है कि मानसिक आय अ, मानसिक आय सॉरी रुकिए थोड़ा, इसमें जो सूत्र है मानसिक आय बटा वास्तविक आय इंटू 100 है। तो ये जो 5 है और बटा 4 है इंटू 100 जो है, तो इसको हम काटेंगे तो 25 चौको 100, और जो 25 और 5 से गुणा करेंगे तो 125 जो है आंसर आ जाएगा। तो ये है मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100, ये सूत्र है इसका, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। तो उसी पे हम रखेंगे तो हमारा जो 125 आंसर आ जाएगा। मानसिक आय मेरा कितना है? 5, वास्तविक आय कितना है? 4, और इंटू 100 कर दिए, और 4 को 100 से काटे तो 25 आंसर आया, 25 को 5 से गुणा कर दिए तो 125 हमारा ऑप्शन में आ गया। 21 नंबर देखिए कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं। कुछ छात्र क्या है? मेधावी हैं। उसके बाद आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे। हम किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। 22 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? सृजनात्मक से संबंधित क्या नहीं है? तो मितव्ययिता, ये सृजनात्मक के अंतर्गत नहीं आता है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या कहा है कि वाटसन से प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया गया है? तो इसमें 3 संवेगों को बताया गया है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया गया है वो किसने दिया है? तो स्पेयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पेयरमैन ने दिया है। 25 नंबर क्या है? किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? जो किशोरावस्था होता है इसी को उथल पुथल की अवस्था बताया गया है। इसमें जो वैज्ञानिक थे वो स्टैनली हॉल ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसने बताया है कि जो किशोरावस्था होता है वो पहले बात तो 12 से 18 वर्ष होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो क्या करते हैं? बालक क्या होते हैं कि एज तो 12 से 18 वर्ष में काफी मेच्योरिटी आ जाती है। इसमें क्या करते हैं कि ये उथल पुथल की अवस्था कहलाता है। इसमें जो प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, वो हम वैसे कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी बालक होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं,
और ये इसमें जो है आपराधिक जो आप अपराध करने का जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो अपराध करते रहते हैं, कोई ना कोई अपराध करेंगे, कोई ना कोई घटना करते रहते हैं। ये किशोरावस्था में ही होता है। अनुवांशिक का वाहक होता है। 26 नंबर में पूछा गया अनुवांशिकता का वाहक क्या क्या होता है। तो अनुवांशिकता का वाहक जो होता है जीन्स होता है। अनुवांशिकता अगर तुम्हारे माता पिता में है तो वो आपके भी जीन में होगा, तो अनुवांशिकता का वाहक है। 27 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करेगा। तो क्रोडर प्राथमिकता प्रपत्र, ये जो है क्रोडर प्राथमिकता प्रपत्र है, ये व्यक्ति परीक्षण का मापन करता है। 28 नंबर क्या है, ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा समस्या का समाधान करने में पूर्व अनुभव का प्रयोग करे, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो चिंतन कहलाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक मानसिक प्रक्रिया का चिंतन कर रहा है, वह पूर्व का अवलोकन कर रहा है, पूर्वालोकन कर रहा है, या पूर्व की घटनाएं को, वो घटित घटनाइयों को दोहरा रहा है या सोच रहा है, तो वो चिंतन ही तो कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा, द सही रहेगा। 29 में क्या कहा है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाता है। देखो नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाएगा, विचार सृजनात्मक से सृजनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, सृजनात्मक। तो ऑप्शन नंबर आ सही रहेगा, सृजन करेगा वो। ठीक। 30 क्या है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करने के लिए किया था। देखो इसमें क्या है कि कुत्ता किस पे प्रयोग किए थे, कुत्ता पर कौन प्रयोग किया था, मनोवैज्ञानिक मनुष्य पे कौन किया था, और बिल्ली पे कौन किया था। तो जो कोहलर थे वो मनमानुष पे किए थे, लेकिन बिल्ली पर कौन किया किया था। देखो चूहा पे स्किनर किए थे, बिल्ली पर कौन किया था, थांडाइक किए थे बिल्ली पर, और कुत्ता पे कौन किया था, पालो किए थे, पालो। ठीक, पालो ने कुत्ता पे किया था प्रयोग। 31 नंबर क्या है, 31 में कहा गया कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा परिवर्तन, इसमें अधिगम कहलाएगा। अधिगम में क्या होता है, अधिगम में जो होता है अभ्यास और अनुभव किया जाता है। ठीक, अधिगम मतलब सीखना होता है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो होगा वो अधिगम कहलाएगा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन फ्रायड का है। किसका है, फ्रायड का है। फ्रायड का जो कथन है वो क्या है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। जो भी अभिप्रेरणा की जाती है वो जन्मजात की जाती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक का मतलब जो जन्म से मतलब पैदा ना हो, जैसे जन्म से ही वो आदत ना हो। तो जैसे सा जो है वो आदत जो है जन्म से नहीं है, क्योंकि आदत कभी भी किसी चीज की भी लग सकती है, अच्छी आदत बुरी आदत। और भूख तो भाई जन्म से ही होता है, प्यास भी जन्म से ही होता है। जब जन्म होगा तभी से भूख लगना शुरू होगा, प्यास लगना शुरू होगा, नींद आने लगेगी। लेकिन आदत जो है ये तो बाद में मिच्योर होता है। 34 नंबर क्या है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कब करेगा, जब वह फ्रीडम रहेगा, मतलब स्वतंत्र अध्ययन में रहेगा, फ्रीडम अध्ययन में रहेगा, तभी वो असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे कठिनाई का अनुभव करेगा। 35 नंबर क्या है, वे कौन से वाहक कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। रुचि लेने से रोकने के लिए कौन से कारक बाध्य करेंगे, संस्कृति और प्रशिक्षण। ठीक। 36 नंबर क्या है, अपराधी बालक होते हैं। देखो अपराधी बालक कौन होते हैं, किशोरावस्था वाले होते हैं अपराधी बालक। तो अपराधी बालक क्या करते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं वही अपराधी बालक कहलाएंगे। समाज में जाएंगे, असामाजिक काम करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे तो उनके ऊपर अपराध लग जाएगा, आपराधिक बालक कहलाएंगे। 37 नंबर क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, क्या होता है, क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। जो शरीर से डिसेबल होते हैं, जिनको कोई दिक्कत होती है हाथ में या पैर में, तो वो
डिस्ग्राफिया उनको बोलते हैं, ठीक, उन बच्चों को। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा बालक आता है, मंदबुद्धि बालक आता है, प्रतिभाशाली भी बच्चा आता है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो द सही रहेगा, मतलब ये सभी सही रहेगा। साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आएंगे? तो इसमें सभी बालक आएंगे, मतलब सॉरी, प्रतिभाशाली बालक आएंगे। और 40 नंबर क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, ये अध्ययन जो है ये किसका कथन है? तो ये कथन है ड्राइवर का कथन है। किसका? ड्राइवर का कथन है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? जैसे जिन बच्चों को संकेत देकर पुकारा जाता है कि यहाँ आओ, बोल के नहीं, सिर्फ इशारे से, तो वो क्या सुन नहीं पाते, इसीलिए उनको मतलब सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो श्रवण दोष होगा। 42 नंबर क्या है कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन, जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई भी कार्य कर सकता है, तो क्या कहलाएगा? वो परिपक्वता कहलाएगा। कोई भी बालक को काम दिया जाए, उससे बोला जाए कि ये निश्चित समय में ये काम कर लो, तो वो निश्चित समय में जब काम कर लेगा तो वो क्या उसके अंदर परिपक्वता रहेगी, तभी वो निश्चित समय में वो काम कर लेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है परिपक्वता रहेगा। 43 में क्या है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो इसमें जो है 3 नियमों की चर्चा की है। उसके आगे क्या है? पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? अभी बताए थे पीछे कि पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ता पे किया था। किस पे किया था? सॉरी, बनमानुष पे किया है। वैसे पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया गया है? पावलोव ने कुत्ता पे किया है, ये गलत है, इसमें बनमानुष नहीं रहेगा, कुत्ता पे ही किया है, पावलोव ने कुत्ता पे किया है। 45 क्या रहेगा? थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया है? थॉर्नडाइक किस पे किए हैं? तो थॉर्नडाइक बिल्ली पे किए हैं, ऊपर बताए हैं बिल्ली पे किए हैं थॉर्नडाइक। पावलोव कुत्ता पे किए हैं, ठीक। ये देखो, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर जो है वो पूर्ण आकृत समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को समग्र सिद्धांत या पूर्ण आकृत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 47 नंबर क्या है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, तो वो क्या कहलाएगा? मानसिक स्वास्थ्य कहलाएगा। कोई भी वो काम करेगा, वो कोई भी परिस्थिति को झेल लेगा, तो वो मानसिक स्वास्थ्य उसका सही रहेगा, तभी ये कर लेगा। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किसमें है? बाल विकास की दृष्टि से है, ऑप्शन नंबर ए। 49 क्या है? किशोरावस्था, बड़े बाल, तनाव, तूफान तथा विरोधी की अवस्था, ये किसने कहा है? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो बड़े बल, तनाव, तूफान की अवस्था को बताए हैं। 50 नंबर लास्ट है, उसके बाद कल क्लास लेंगे। प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो ये आज 50 क्वेश्चन पूरा कर दिए हैं, कल 50 बता देंगे। 100 क्वेश्चन जो रहेगा टोटल इसी में से आपका पूछ लिया जाएगा।